नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस BA पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे BA 4th सेमेस्टर का यूनिट नंबर 1। इसके पहले के टॉपिक हमने कवर किया, आप उसको ज़रूर देखें जाके। इसमें हमको पढ़ना है रसोई घर के बारे में। रसोई घर में क्या होता है, क्या कैसे किया जाता है, रसोई घर के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले रसोई घर की परिभाषा देखते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार रसोई घर घर का वह कमरा या भाग होता है जहां भोजन पकाया जाता है तथा भोजन बिना खाए तो हम रह नहीं सकते हैं, कोई व्यक्ति नहीं रह सकता है। तो भोजन पकाने के लिए भी एक जगह होना चाहिए, क्योंकि भोजन बिना पकाए तो हम खाएंगे नहीं, कच्चा भी नहीं खाएंगे। तो इतने पूरे इतने बड़े घर में एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे व्यक्ति भोजन को पका करके खा सके। तो वह कौन सा कमरा है जहाँ भोजन पकाया जाता है। उसके बाद इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के शब्दों में देखेंगे रसोई घर की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि रसोई घर वह कमरा या स्थान होता है जो कि भोजन के लिए होता है और जिसमें भोजन से संबंधित या अन्य घरेलू बर्तन रखे जाते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं और समझ क्या सकते हैं, आप रसोई घर को यूज भी करते होंगे, क्योंकि आप भी तो भोजन करते होंगे, भोजन पकाते होंगे, भोजन से संबंधित सारी जानकारी रखते होंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे हम रसोई घर के प्रकार के बारे में देखते हैं कि रसोई घर कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो व्यक्ति अपने व्यवस्था के अनुसार या जगह के हिसाब से अपना रसोई घर या जो भी घर व्यवस्थित होता है वो अपना व्यवस्था कर लेता है। लेकिन अगर हम यहाँ प्रकार के बारे में देखें तो रसोई घर के कुछ प्रकार होते हैं। तो इसमें देखते हैं कि रसोई घर के मुख्य 3 उपकरण होते हैं। एक सिंक होता है जहाँ पे बर्तन धुला जाता है, दूसरा चूल्हा होता है जिस पे खाना बनता है, तथा तीसरा फ्रिज होता है जिसमें खाने से संबंधित सामान को रखा जाता है। तथा इस आधार पर रसोई घर को मुख्य निम्न प्रकार से वर्णित किया गया है। सबसे पहले एक दीवार वाले रसोई घर, जो एक दीवार वाले रसोई घर होते हैं उसके बारे में देखेंगे। इस प्रकार के रसोई घर उन घरों में आयोजित किए जाते हैं जहां घर छोटा होता है। इस व्यवस्था में कमरे को केवल एक ही दीवार का उपयोग करके रसोई घर किया जाता है। मतलब जगह कम है तो एक ही दीवार बना करके अपना उसी घर में, जैसे और 3 तरफ तो दीवार होती ही है, एक अलग से दीवार बना करके गेट लगा करके एक रसोई घर बना दिया जाता है। तो इसमें सामान क्या क्या रखा जाता है, बहुत ही, क्योंकि जगह कम होने की वजह से बहुत ही आवश्यक सामग्री को ही रखा जाता है। जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, वस्तु संग्रह दीवार के विपरीत सिरों पर हो गए, और जो आवश्यक सामग्रियाँ होती हैं वो रखे जाते हैं। उसके बाद देखते हैं 2 दीवार वाला रसोई घर। इसमें 2 दीवारें होती हैं। यह पहले अपने रसोई घर के समान ही होता है। अंतर यह है कि इसमें एक की अपेक्षा 2 दीवारें होती हैं, इस कारण यह अधिक उपयोगी होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, पहले वाले में 1 दीवार होती है, दूसरे वाले में 2 दीवार होती है, और सामान वही सब होते हैं। जैसे दीवार का रेंज जो होता है, फ्रिज हो गया, दूसरी तरफ सिंक हो गया। तो इस तरीके से दीवार बनते हैं। उसके बाद देखते हैं एल आकार का रसोई घर। ये आकार जो होता है, जो इंग्लिश में कैपिटल लेटर का L होता है, उस आकार का रसोई घर होता है। एक दीवार लंबी होती है तथा दूसरी दीवार थोड़ी सी छोटी होती है। इस व्यवस्था में दो साथ की दीवारों को रसोई घर के उपकरण में रखा जाता है। इसमें विभिन्न सामग्रियों को व्यवस्थित किया जाता है। इसके सामने वाले कोने में डाइनिंग टेबल रखकर भोजन करने की व्यवस्था की जा सकती है। तो इस तरीके से हो गया। उसके बाद देखते हैं खंडित L आकार की रसोई घर। खंडित मतलब टूटा हुआ। L आकार तो होता है लेकिन बीच में टूटा हुआ होता है, मतलब बीच में गेट लग जाता है। जब रसोई घर में दरवाज़ा होने अथवा किसी अन्य कारण से L आकृति की भांति होती है, जिसे काउंटर के दाहिनी ओर का स्थान खाना पकाने, बर्तन धोने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, और जो जगह होती है बाईं ओर खाना परोसने तथा भोजन सामग्री के संग्रह की व्यवस्था की जाती है। तो इस तरीके से ये खंडित L आकार हो गई। उसके बाद देखते हैं U आकार की रसोई घर। अगर रसोई घर के सबसे अच्छे आकार की बात की जाए तो जो U आकार की रसोई घर होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है।
यू आकार के रसोई घर में विभिन्न कार्य केंद्रों की व्यवस्था के लिए 3 दीवारों को उपयुक्त किया जाता है। यू आप समझ सकते हैं कि जैसे इंग्लिश के कैपिटल लेटर का यू होता है, उसी आकार की दीवारें होती है। चौथी दीवार भोजन करने तथा अन्य क्रियाओं के लिए खाली रखी जाती है। तो इस तरीके से ये जो आकृति होती है ये सबसे अच्छी होती है। यह रसोई घर अंग्रेजी के यू अक्षर की आकृति जैसा दिखता है। इस प्रकार के रसोई घर में कम से कम चलना पड़ता है और प्रत्येक कार्य केंद्र के लिए स्वतंत्र दीवार उपलब्ध होती है। तो इस तरीके से सबसे अच्छी दीवार रसोई घर कौन सी हुई? यू आकार की। उसके बाद देखते हैं खंडित यू आकार की रसोई घर। खंडित मतलब बीच से टूटा हुआ। ऐसे रसोई घर जिसके बीच में खिड़की या दरवाज़ा आ जाता है, जिसमें तीनों दीवारों को एक क्रम में प्रयोग नहीं किया जाता है, यू आकार का खंडित कहा जाता है। जैसे यू बना हुआ है तो उसमें पता चला यू की गोलाई में ही कहीं खिड़की आ गई, कहीं दरवाज़ा हो गया, तो वो बीच में टूटा हुआ सा प्रतीत होता है। उसके बाद क्या है? दीप रसोई घर। यह रसोई घर कमरे के एकदम मध्य में एक खंभे के कार्य केंद्र पर स्थापित करके बनाया जाता है। यह खंभा घूमने वाला होता है, जिसमें लगे केंद्र घूमते हैं तथा गृहिणी अपनी आवश्यकता अनुसार सामान ले सकती है। जैसे एक केंद्र में होता है, उसके किनारे किनारे सारे सामान रखे होते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, जैसे लाइन से सारे सामान लगे हुए हैं तो घुमा करके जो सामान हमें चाहिए उसको हम ले सकते हैं। ये रसोई घर खास करके जो शारीरिक रूप से विकलांग महिलाएँ होती हैं उनके लिए होता है कि वो एक जगह पर बैठी हुई हैं, जो भी सामान उनको चाहिए वो घुमा करके आसानी से ले सकती हैं, नहीं तो वो चलने फिरने में उनको समस्या होती है। उसके बाद है प्रायद्वीप रसोई घर। इस प्रकार के रसोई घर में यू आकृति बनती है, किंतु एक भुजा कक्ष के मध्य में भोजन कक्ष को विभाजित करने वाली दीवार का कार्य करते हैं। इसमें अलमारियां भी दोनों ओर दी जा सकती हैं। यह योजना दीप योजना से अधिक सुविधाजनक होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने देखा कि कितने प्रकार की रसोई घर होती है। अब देखेंगे रसोई संबंधित विभिन्न कार्य केंद्रों की व्यवस्था करना। इसमें देखना है कि जो भी रसोई घर से संबंधित कार्य होते हैं उनको कहाँ से क्या, जैसे खाना पकाने की तैयारी क्या करते हैं हम, दाल चावल बीनना, आटा गूंथना तथा सब्जी काटना, खाना पकाना, खाना परोसना, खाने व पकाने के लिए बर्तन की सफाई, बर्तनों की सुरक्षा, पानी तथा खाद्य पदार्थों का संग्रहीकरण, स्थान की कमी के कारण परिवार का रसोई घर में ही भोजन करना, स्थानाभाव के कारण रसद व ईंधन रखने का प्रबंध भी रसोई घर में करना। तो इस तरीके से इतनी सारी व्यवस्थाएं हम किचन में करते हैं। उसके बाद देखते हैं कुछ वैज्ञानिकों का यहाँ मत दिया हुआ है। जैसे अगर बात करें, निकिल तथा डॉर्सी ने पारंपरिक रसोई घर में 7 भाग बनाए हैं। इनका कहने का मतलब है कि जो हमारी रसोई घर होती हैं उसमें मुख्य केंद्र 7 भाग होते हैं, मतलब 7 ऐसी जगह होनी चाहिए तभी वह सूटेबल लगता है। जैसे फ्रिज केंद्र, फ्रिज जहाँ होते हैं, तैयारी केंद्र, एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे हम तैयारी कर सकें खाना बनाने से पहले, एक पकाने की केंद्र, उसके बाद एक परोसने का केंद्र और एक भोजन करने का स्थान, सिंक केंद्र जहाँ पे हम बर्तन धुलते हैं, संग्रहण क्षेत्र जहाँ पे हम सामानों को संग्रह करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से इनके हिसाब से इतनी सारी किचन में इतनी कार्य करने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो एक बार इसको हम विस्तार से देखें तो इसमें क्या हो सकता है। फ्रिज केंद्र में जो भी फ्रिज में हम रखते क्या है वो तो आपको भी पता होगा कि फ्रिज में क्या रखा जाता है। जो भी ख़राब होने वाला सामान होता है उसको फ्रिज में रखा जाता है। तो इसमें हम क्या रखेंगे, जैसे आटा हो गया, मांस, मछली, दूध, दही, अंडे, हरी सब्जियां व फल। आटा कभी कभी गूँथने के बाद एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसको हम ले जाके फ्रिज में रख देते हैं। तो यही सब तो रखे जाते हैं। तो ये सब क्या हो गए, फ्रिज केंद्र हो गए। उसके बाद तैयारी केंद्र हो गए, जहाँ पे हम खाना बनाने से पहले जैसे सब्जी काटना, चावल साफ़ करना, दाल साफ़ करना आदि, आटा गूँथना, तो ये सब क्या हो गए, तैयारी केंद्र हो गया। उसके बाद पकाने के केंद्र, जैसे जो भी हमारे पास सुविधा होती है, जैसे गैस हो गई, चूल्हा हो गया, हीटर हो गया, कुछ भी जो भी हमारे पास भोजन पकाने का केंद्र होता है, और तथा खाना बनाने का सामान हो गया, जैसे कढ़ाई, जो भी खाना पकाने का बर्तन होता है, और जो खाना पकाने से संबंधित सामान होते हैं जैसे मसाले, घी, तेल आदि रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद परोसने का केंद्र हो गया, जहाँ पे कई लोगों को एक साथ खाना बिठा करके
खिलाया जा सके, तो वो परोसने का केंद्र हो गया। और यहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ती है, जैसे बर्तनों के लिए खाना देने के लिए थाली, प्लेट, चम्मच, गिलास, कटोरी, छुरी आदि रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद भोजन करने का स्थान, अगर व्यक्ति खाना बनाया है तो उसको खाने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए, तो भोजन करने का भी एक स्थान होना चाहिए जहाँ पे व्यक्ति बैठ करके आराम से 2-4 लोग आपस में बातचीत करके बैठ के भोजन कर सकें। उसके बाद सिंक केंद्र हो गया। सिंक में जैसा कि हमने बताया कि धुलाई के लिए, जो बर्तन धुलाई के लिए होती है, तो इसमें जल की व्यवस्था होनी चाहिए और बर्तन धुलाई के क्षेत्र होने चाहिए जहाँ पे हम आसानी से बर्तन को धुल सकें। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक नज़र में कि विभिन्न प्रकार के रसोई घर कैसे होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यू आकार का रसोई घर, आप देख सकते हैं यू आकार ऐसे बना हुआ है। उसके बाद अगला क्या है, एल आकार का रसोई घर, आप देख सकते हैं ऐसे करके ऐसे एल बना हुआ है। उसके बाद ये 2 दीवार वाला रसोई घर हो गया, एक दीवार सामने है, एक दीवार इधर है, एक प्रवेश कमरा हो गया और खाने का कमरा हो गया, 2 दीवार वाला। उसके बाद देख सकते हैं कटा हुआ यू आकार का रसोई घर जो खंडित होता है, तो ये यू ऐसे बना हुआ है जिसमें से ये खंडित हो गया है या इधर ये खंडित हो गया है। उसके बाद हम देख सकते हैं एल एक प्रकार का रसोई घर, इसमें भी देख सकते हैं खंडित है एल आकार का रसोई घर। उसके बाद इसको देख सकते हैं यह एक दीवार वाला किचन हो गया। उसके बाद हम देख सकते हैं संग्रहण क्षेत्र। संग्रहण क्षेत्र क्या हुआ, संग्रहण क्षेत्र ये हुआ कि जहाँ पे हम खाना बनाने से संबंधित सारी आवश्यक सामग्रियों को एकत्रित करके रख सकें। जैसे हमारा स्टोर रूम होता है, भंडार गृह होता है, तो उसमें हम सारे सामान को इकट्ठा करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स आगे इसी में हम देखते हैं कि यूनिट नंबर 1 में ही एक टॉपिक है, आवासीय योजना तथा गृह शिल्प के प्रयोग में आने वाले संकेत। जो आवासीय योजना होती है तथा गृह शिल्प में कौन कौन से संकेत प्रयोग किए जाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। यहाँ पे कुछ वैज्ञानिकों का मत दिया हुआ है, जैसे एक इच्छित लक्ष्य तक पहुँचने के लिए विभिन्न संभावित मार्गों के संबंध में सोचना, कल्पना करना तथा प्रत्येक योजना के पूर्ण होने तक इसका अनुगमन करना, सर्वाधिक आशावादी योजना का चुनाव करना ही नियोजन होता है। नियोजन का मतलब क्या हुआ कि जो भी कार्य हमें करना है उसके करने से पहले जो योजना बनाई जाती है उसको नियोजन कहा जाता है। पाई एस सेन के अनुसार नक्शे रेखाओं एवं आकृतियों के माध्यम से विचारों को मूर्त रूप देते हैं। इसमें ये देखना है कि अगर कोई आकार पहले से बना हुआ है उसी हिसाब से हमें आकार देना है तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है। उसके बाद देखते हैं नक्शे की आवश्यकता क्यों होती है। भवन निर्माण में नक्शे की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि नक्शा पहले से बना हुआ होता है तो उसी के अनुसार हमें बनाना होता है, सोचना विचारना नहीं पड़ता है। पहले से हम एक बार योजना बना के कर लेते हैं तो वह हमारे लिए आसान हो जाता है। तो ये किस किस रूप में कार्य करता है, जैसे निर्माण कार्य के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में, भवन निर्माण के लिए अनुमानित व्यय को गणना करने के लिए, नगर महापालिका में रिकॉर्ड के लिए, ठेकेदार तथा इंजीनियरों के लिए, भवन निर्माण के नियमों की जानकारी के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि नक्शे के प्रकार, कितने प्रकार के नक्शे होते हैं। तो सबसे पहले भूखंड योजना। भूखंड योजना एक ऐसा रेखांकन जो निर्माण कराए जाने वाले भूखंड के दूसरे भूखंड के संदर्भ की स्थिति को दर्शाता है। इसको भूखंड योजना कहा जाता है। इसमें सड़क भी दिखाई जाती है जो भूखंड को उस दूरी को बस्ती से जोड़ती है। तो इस तरीके से आपने देखा भूखंड जो साइड प्लान होता है। उसके बाद देखते हैं धरातल योजना। आवास का वास्तविक रूप इसमें स्पष्ट होता है कि यदि घर में 2 या 3 मंजिलें हैं तो प्रत्येक मंजिल के लिए अलग धरातल योजना बनाई जाती है। जैसे नीचे एक फ्लोर बन गया है तो अगर उसके ऊपर भी हमें एक फ्लोर बनाना है तो उसके लिए हमें सोचना विचारना पड़ता है तथा उसके लिए धरातल बनाने से पहले योजना बनाई जाती है। इसमें विभिन्न कमरों की स्थिति, आकार, दीवारों की मोटाई, दरवाजे, खिड़कियों की स्थिति आदि बताई जाती है। उसके बाद है विभाजित खंड। यह नक्शे का विशुद्ध रूप से तकनीकी भाग है। इस योजना का आंतरिक रचना जो स्पष्ट करता है कि जैसा कि हमें शरीर के किसी भाग का एक्सरे करने पर मिलता है, इससे मकान की भीतरी बनावट का पता चलता है।
तो विभाजित जो भूखंड होता है इससे हमें ये पता चलता है कि आंतरिक जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बना हुआ है। उसके बाद बाह्य रूप देखते हैं। बाह्य रूप वह होता है जो बाहर से हमें दिखाई देता है। जैसे कोई भी बिल्डिंग भवन तभी सुंदर लगता है जब उसके विभिन्न भाग समानुपात में होते हैं तथा विभिन्न भाग मिलकर एक सुंदर सामंजस्यपूर्ण इकाई बनानी चाहिए। उसके बाद आगे देखते हैं 5वां, त्रिविमितीय रूप। यह मकान का वह रूप है जैसा कि एक छायाचित्र में दिखाई देता है। जैसे इसकी लंबाई चौड़ाई के अतिरिक्त गहराई भी होती है। हम तभी वस्तुओं को 3 आयामों में देखने में अभ्यस्त हो सकते हैं। अतः मकान का ऐसा चित्र प्रस्तुत किया जाता है कि उसमें हमें मकान के सही स्वरूप का अनुमान हो सके कि किस तरीके से ये बना हुआ है। उसके बाद क्या है, उद्यान योजना। मनुष्य और प्रकृति का हमेशा संबंध रहा है। तो ग्रामीण परिवेश में तो अभी भी व्यक्ति प्रकृति के निकट रहता है, किंतु नगरों में यह संभव नहीं है। तो फिर भी यदि पर्याप्त स्थान उसके भूखंड में हो तो कुछ जगह को पेड़ पौधे, झाड़ियों, फूलों तथा क्यारियों के लिए जरूर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि प्रकृति से ऐसा कहा जाता है कि प्रकृति से हमें मानसिक शांति मिलती है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि गृह शिल्प में प्रयोग आने वाले संकेत क्या होते हैं, कि जैसे कौन से संकेत से हम समझ सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है। जैसे एक तरफ खुलने वाला दरवाज़ा, जो दरवाज़ा होता है वो इस तरीके से संकेत करता है कि ये एक तरफ खुलने वाला दरवाज़ा है। और ये हो गया दोनों तरफ खुलने वाला दरवाज़ा, इस तरीके से इसमें बना हुआ है। उसके बाद है एक और खुलने वाला दी दरवाज़ा मतलब डबल, जो डबल डोर होता है वो दोनों तरफ खुलने वाला दरवाज़ा। उसके बाद क्या हो गया, दोनों तरफ खुलने वाला दी दरवाज़ा, दोनों तरफ खुलता है। उसके बाद ये क्या है, खिसकाने वाला दरवाज़ा, जो कि एकदम प्लेन होता है, आराम से खिसका दिया जाता है। उसके बाद है चारों तरफ घूमने वाला दरवाज़ा। तो इस तरीके से जो दरवाज़ा होता है वो चारों तरफ घूमने वाला होता है। उसके बाद खिड़कियों के लिए देख सकते हैं कि खिड़कियों के लिए क्या संकेत होते हैं। उसके बाद ये रोशनदान हो गया, अलमारी हो गई। उसके बाद है विभाजन रेखा, कि कैसे ये पार्टीशन किया गया है। उसके बाद सीढ़ियों के लिए आप देख सकते हैं किस तरीके से सीढ़ियाँ होती है तथा किस तरीके से ये बनाया गया है। सीढ़ियों के लिए खाने बनाए गए हैं। उसके बाद है रसोई घर की सिंक। जो सिंक होता है वो किचन में एक कोने ही लगाया जाता है, तो सिंक इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद है कोने का वॉश बेसन, जो वॉश बेसन होता है वो एक कोने पे ही लगाया जाता है। उसके बाद लास्ट में है फुआरा। जो फुआरा होता है वो शावर ऐसे ही लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इस वीडियो में हमने पूरा टॉपिक कवर किया है। वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।